सलीना, इसका सलीना से कोई लेना देना नहीं है। लेडी लॉरेन ने डैफ्नी की बात काट दी। उनकी मुस्कान शालीन और गरिमापूर्ण थी। ये सब मेरे बेटे ने करवाया है। मैंने खुद उसे किसी को पेनेलोपी को पीटने का हुक्म देते सुना था, और वो भी ऐसा कि सच में दर्द हो। तो डैफ्नी, बेवजह सलीना पर इल्जाम मत लगाओ। बेशक, अगर ओस्वाल्डो ने बीच में दखल न दिया होता तो शायद अब तक पेनेलोपी को वही सजाए मौत मिल चुकी होती। लेडी लॉरेन को फोन पर ओस्वाल्डो से कही गई वो बातें याद आईं, और वह थोड़ी हैरान भी हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जूड कचा, जो हमेशा अपने सख्त उसूलों के लिए जाना जाता है, वाकई सलीना के एक वाक्य पर अपने ही उसूल तोड़ देगा। डैफ्नी ने सीने पर हाथ रख लिया, गुस्से से कांपती हुई। तुम मेरे बेटे की प्यारी लड़की को सताती हो, लेडी लॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरे बेटे को उसके लिए इंसाफ मांगने भी नहीं दोगी। डैफ्नी, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम उम्र में बड़ी हो और एक एल्डर का दर्जा रखती हो। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें पीटा होता तो अच्छा नहीं लगता, वरना आज वो पेनेलोपी को नहीं तुम्हें पीट रहा होता। ये सुनते ही केटलिन को डर लग गया कि कहीं सलीना सच में किसी को मरवा न दे। वह कांपते हुए अपनी मां की तरफ देखने लगी, थोड़ी सी तसल्ली और हिफाजत की उम्मीद में। लेकिन मैनी का चेहरा देखकर वह उलझ गई। मैनी ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, एक अजीब सी, मीठी मगर टेढ़ी, लगभग बीमार सी मुस्कान। डैफ्नी को इन लोगों ने खुलेआम बेइज्जत किया, और उसकी मां हंस क्यों रही थी? केटलिन ने मां की उस अजीब मुस्कान को देखा और सिहर गई। मैनी ने अचानक सिर घुमाया और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? उसकी नर्म और गरिमामय आवाज ऐसी थी जैसे पहले वाली मुस्कान कभी थी ही नहीं। केटलिन कांपते हुए बोली, मॉम, सलीना कह रही थी कि वो मुझे और मेरे भाई को मार देगी, मुझे डर लग रहा है। मैनी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और वे भरी मुस्कान के साथ कहा, वो नहीं करेगी। भले ही सलीना गुस्से में आकर केटलिन और एक को मारना चाहती भी, तो कोई न कोई बीच में जरूर रोक लेता। रिडल फैमिली के सारे राज पूरी तरह उजागर होने से पहले कोई भी उसके साथ डूबना नहीं चाहेगा। मैनी की बात सुनकर केटलिन को सुकून नहीं मिला, उल्टा उसका डर और बढ़ गया। लेकिन वह और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। सिर झुकाकर चुपचाप मां के पास खड़ी रही। डैफ्नी गुस्से से लगभग बेहोश हो रही थी। उसने रिडल फैमिली के गेट की ओर इशारा करके चीखा, निकलो, तुम सब के सब यहाँ से निकलो। लेडी लॉरेन की मुस्कान ठंडी हो गई। लगता है तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है, डैफ्नी। एंडरसन फैमिली को दोष मत देना, अब से हम बेरहम होंगे। ये कहकर लेडी लॉरेन मुड़ गई और रिडल फैमिली से बाहर चली गईं। उनके पीछे बाकी नोबल विमेन भी ठंडी नजरों से डैफ्नी को देखते हुए निकल गईं। हंटर ने लेडी लॉरेन के जाते हुए शब्द सुने, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने गुस्से से हांफती डैफ्नी की ओर देखा, उसकी आंखों में असंतोष साफ झलक रहा था। पेनेलोपी के लिए इतना बवाल, और अब एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली दोनों को नाराज कर बैठे थे। उधर टर्नर फैमिली के हॉल में सलीना हैटी के सूजे हुए चेहरे पर दवा लगा रही थी। वह सोफे पर बैठी थी, उसकी उंगलियां नरमी से लड़की के गाल पर फिसल रही थीं। याद रखना हैटी, ये आखिरी बार है। आगे से किसी को भी तुम्हारे चेहरे पर हाथ उठाने मत देना। हैटी ने कुछ देर सलीना की ठंडी मगर कोमल आंखों में देखा, फिर सपाट आवाज में बोली, वो सलीना को नहीं मार सकती। सलीना ने हल्के से कहा, नहीं, वो नहीं मार सकती। तुम मेरे लिए न भी खड़ी होती, तब भी मैं उसे मुझे छूने नहीं देती। असली सलीना तो कब की मर चुकी थी। डैफ्नी का उससे कोई रिश्ता नहीं था। खून के रिश्तों से उसे बांधने की कोशिश बेहद मूर्खता थी। क्रीफिया की रिडल फैमिली इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। जब हैटी थोड़ी शांत हुई, सलीना ने पास खड़े साइकोलॉजिस्ट को आगे आने का इशारा किया। फिर रेलिंग से टिकते हुए लेयर से पूछा, ट्रायल का क्या हाल है? लेयर की आंखें इधर उधर घूमी। वह धीमे से बोली, मैं कॉल करने में थोड़ी देर कर गई। पेनेलोपी को ट्रायल कोर्ट में बाकी कैदियों ने पीट दिया। उसके घमंडी और बिगड़े हुए रवैये की वजह से अब वो हॉस्पिटल में है। सलीना की नज़र एक पल के लिए ठहर गई, फिर उसने होंठ भींचे और हल्का सा चेहरा मोड़ा। उसने पलटकर मारा नहीं। लेयर ने पक्के यकीन से सिर हिलाया। यंग मास्टर ने खुद किसी को उसकी निगरानी के लिए भेजा था। चाहे वो लोग उसे कितना भी मारें,
पेनेलोपी बिल्कुल बेबस, नाजुक सी लेडी बनकर रही, जैसे उसे कुछ आता ही न हो। लेया को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह कुछ बहुत खतरनाक कह गई है। सेलिना को जैसे लेया के शब्दों में छुपा मतलब दिखा ही नहीं। उसने नजरें झुका ली और सोच में डूब गई। उसे हमेशा शक रहा था कि फ्रेग्रेंस कॉम्पिटिशन वाले बैंक्वेट में उस पर हमला पेनेलोपी ने ही किया था। अगर सच में ऐसा था, तो उसकी पहचान किसी टॉप असैसिन के बराबर होती। और कोई टॉप असैसिन क्या पीटे जाने पर भी पलटकर वार नहीं करेगा? सेलिना की आंखें गहरी हो गईं। या तो पेनेलोपी ने सच में वो काम नहीं किया था, या फिर किसी ने उसे पहले ही हुक्म दिया था कि जेल में कोई कमी मत दिखाना, वरना और तेजी से मारी जाओगी। सिर्फ जान का खतरा होने पर ही घमंडी पेनेलोपी मार खाते हुए भी चुप रह सकती थी। सेलिना की पतली उंगलियां धीरे धीरे उसकी आंखों पर फिसल गईं। लेया समझ गई, जब सेलिना ऐसा करती है तो मतलब वह गहराई से सोच रही है। उसने चुपचाप आगे बढ़ रहे साइकियाट्रिस्ट को रोक दिया। साइकियाट्रिस्ट चौंका, सिर उठाया और दरवाजे से अंदर आते शख्स को देखा। फिर वह मुड़ा, हिप्नोसिस में सो चुकी हैटी को गोद में उठाया और ऊपर चला गया। लेया ने भी उस आने वाले शख्स को देख लिया। उसने मुंह ढक लिया, थोड़ी सी गिल्टी महसूस करते हुए चुपचाप निकल गई। एक पल में पूरा हॉल खाली हो गया। बस सेलिना थी, सीढ़ियों के पास आलस से टिकी हुई, आंखें बंद किए। अचानक पीछे से दो लंबी बाहें बढ़ीं और उसकी नाजुक देह को अपनी बाहों में समेट लिया। सेलिना ने अपनी पीठ पर वो जानी पहचानी गर्माहट महसूस की। वह एक पल को ठिठकी, फिर आंखें खोली और होठों पर मीठी मुस्कान खिल गई। तुम आ गए। ऑस्वाल्डो की गहरी नज़र सेलिना के साइड प्रोफाइल पर ठहरी, वहां गुस्से के अलावा कोई उदासी नहीं थी। उसने सिर झुकाया और उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया। सेलिना ने ऑस्वाल्डो का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ। डैफ्नी उसे बस गुस्सा और थोड़ा दुख देती है, लेकिन इतना नहीं कि वो टूट जाए। ऑस्वाल्डो ने प्यार से उसकी पेशानी सहलाए और पूछा, आज दोपहर को थोड़ा रेस्ट करोगी? सेलिना ने सिर टेढ़ा किया और एक पल सोचने लगी। असल में वो दोपहर में मिलाना से मिलने जाने वाली थी, लेकिन ऑस्वाल्डो कभी भी उसके फैसलों में दखल नहीं देता। उसका सेलिना के प्रति व्यवहार पूरी तरह ओबीडियंट कहा जा सकता है। अब जब उस आदमी ने अचानक ऐसा कहा, तो साफ था ये उसकी पॉइजनिंग की वजह से था। उसे आराम की जरूरत थी। ऐसे में मना करना जैसे इम्पॉसिबल था। सेलिना हल्की से मुस्कुराई और बोली, ओके। ऑस्वाल्डो ने उसका हाथ थामा और उसे साथ लेकर बाहर निकल गया। चलते चलते सेलिना ने पीछे मुड़कर देखा। लेया सीढ़ियों के पीछे छिपकर बड़ी बड़ी आंखों से झांक रही थी। सेलिना ने कहा, हैटी को भी साथ लाना। वो छोटी लड़की बीमार थी और सेलिना को उसे टर्नर फैमिली में अकेला छोड़ने की चिंता हो रही थी। लेया तुरंत ऊपर भागी, हैटी को लेने। उसी दोपहर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ब्यूरो और टैक्सेशन ब्यूरो ने अचानक जांच के नाम पर रिडल फैमिली के फाइनेंसेस में दखल दे दिया। रिडल फैमिली के कई प्रोजेक्ट्स जबरन बंद करवा दिए गए और हालात तब और बिगड़ गए जब रिडल फैमिली का पूरा नेटवर्क एक बड़े वायरस अटैक का शिकार हो गया। रातों रात उनकी पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री ठप हो गई। रिडल जैसे आर्थिक साम्राज्य जिनकी जड़ें एक दूसरे में उलझी होती हैं, जब मैं कंपनी डगमगाती है तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी एक साथ गिरने लगती हैं। इतना बड़ा झटका, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए हो या एक घंटे के लिए, पूरी रिडल फैमिली का नुकसान आंकना भी मुश्किल था। कुछ ही समय में पूरा रिडल फैमिली केओस में डूब गया। कैपिटल की दूसरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में भी हलचल मच गई। सब जानते थे कि ये एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली की सेलिना के लिए की गई रिटेलिएशन थी। लोग ऊपर से तो तमाशा देख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहे थे। अगर चार बड़ी फैमिलीज में से एक रही रिडल फैमिली भी एंडरसन और टर्नर की जॉइंट रिवेंज नहीं झेल पाई, तो अगर उनका निशाना किसी और पर पड़ा तो क्या होगा? जहां बड़े घरानों के मुखिया हालात को तौल रहे थे, वहीं उनकी बेटियां और पत्नियां जेलसी से जल रही थीं। सेलिना के लिए टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली का इस हद तक खड़ा होना, पूरी कैपिटल में ये ऑनर सिर्फ उसी के हिस्से आया था। दांत पीसते हुए वो डैफ्नी को कोस भी रहे थे। सिर्फ एक अडॉप्टेड डॉटर के लिए पूरे रिडल फैमिली को डुबो दिया। रिडल फैमिली के हॉल में हंटर गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा लाल था। भले ही रिडल फैमिली पूरी तरह गिरी नहीं थी, लेकिन नुकसान तो तय था, खासकर उसकी इंडस्ट्रीज को।
बाकी फैमिली मेंबर्स भी गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे। तभी एंगस बाहर से आया, चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ। मास्टर डेविड, मिस हैटी नहीं मिली। हैटी इस वक्त सेलिना के साथ थी और ऑस्वाल्डो की प्रोटेक्शन में। भले ही हंटर उसका पिता था, लेकिन वो जबरदस्ती उसे वापस नहीं ला सकते थे। नालायक बेटी। हंटर का चेहरा सफेद पड़ गया। इज़क ने ठंडी नज़र से उसे देखा। डेविड, तुम्हें पता नहीं है कि हैटी को उसकी माँ ने मारा था और वो अभी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। हंटर का चेहरा बदल गया, भौहें सिकुड़ गईं। मैं तो बस उससे 2 शब्द कहलवाना चाहता था। वो जाग भी नहीं सकती क्या? लियोन का चेहरा सख्त हो गया। बस करो अंकल डेविड, तुम्हें हैटी का एहसान मानना चाहिए। अगर उसने ग्रैंडमदर की थप्पड़ रोकने की कोशिश न की होती तो लेडी सेलिना को चोट लगती और रिडल फैमिली की हालत इससे भी बदतर होती। और इतनी बड़ी बात में तुम हैटी को क्यों ढूंढ रहे हो? लियोन ने तंज कसा। क्या तुम चाहते हो कि वो रिडल फैमिली के लिए गिड़गिड़ाए? बिलीव मी, अगर ऐसा किया तो तुम्हारी दूसरी बेटी कल सूरज देख पाएगी या नहीं ये भी तय नहीं। बाप बेटे की बातों से हंटर की इतनी बेइज्जती हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। तो फिर क्या करें? वो नालायक लड़की हमेशा कहती रहती है कि सेलिना ने उसकी जान बचाई, उस पर बहुत मेहरबान रही। अब जब रिडल फैमिली मुसीबत में है तो वो जाकर उनके लिए क्यों नहीं बोल सकती? इज़क ठंडे स्वर में हंसा। मत भूलो, सेलिना चाहे रिडल फैमिली से रिश्ता साफ कर ले, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अच्छे दिन तो खत्म ही समझो। डेविड, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। लियोन ने नजरें फेर लीं, अब बोलने की जरूरत नहीं समझी। हंटर का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। बाकी शेयरहोल्डर्स चुप थे, लेकिन हंटर के लिए उनकी आंखों में साफ नापसंदगी थी। कितना बेरहम इंसान अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? कम से कम रिडल फैमिली की किस्मत अच्छी थी कि उसका फ्यूचर हंटर के हाथ में नहीं था। हालांकि हंटर को वो लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन समस्या तो सुलझानी थी। एक शेयरहोल्डर ने लियोन की तरफ देखा। यंग मास्टर, ये प्राइड दिखाने का वक्त नहीं है। टर्नर और एंडरसन फैमिलीज के लिए कोई सल्यूशन चाहिए। लियोन ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सल्यूशन? वो तो हमेशा से था। पहले सब चौंके, फिर अचानक समझ आ गया। टर्नर और एंडरसन फैमिलीज ने रिडल फैमिली को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि डैफ्नी ने खुलेआम टर्नर फैमिली की यंग लेडी को बुली किया था। जो कॉन्फ्लिक्ट डैफ्नी की वजह से हुआ था, उसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। साफ था, टर्नर और एंडरसन फैमिलीज चाहते थे कि डैफ्नी खुद सेलिना के सामने आकर माफी मांगे। योजना समझ में आते ही लियोन खड़ा हुआ, कोट पहना, आराम से बटन लगाए और इज़क से बोला, फादर, अगले कुछ दिनों के लिए सब आप पर छोड़ रहा हूँ। इज़क को अंदाजा था कि रिडल फैमिली में कितना बवाल होने वाला है। उसने हाथ हिलाकर लियोन को जाने दिया। पोते के तौर पर लियोन बच सकता था, लेकिन बेटे के तौर पर इज़क के पास भागने की जगह नहीं थी। लियोन मुस्कुराया और बाहर निकल गया। दरवाजे पर एरिका उसका इंतजार कर रही थी। उसने आगे बढ़कर बेटे का कॉलर ठीक किया। मैंने पहले कहा था ना, मिस टर्नर से मिलना चाहती हूँ, उसने क्या कहा? लियोन ने माँ की आंखों में देखा और अचानक पूछा, क्या आप उससे कुछ कहना चाहती हैं? एरिका की आंखों में जैसे कोई परछाई उतर आई। पता नहीं सही है या गलत, लेकिन उस बच्चे को जानने का हक है। लियोन की आंखें ठंडी हो गईं। ये आंट नवेयर से जुड़ा है। एरिका ने इनकार नहीं किया। लियोन का दिल डूब गया। मदर, आपने सच में सब सोच लिया है। एरिका हल्की से मुस्कुराई। हो सकता है मैं एक डॉटर इन लॉ के तौर पर थोड़ा रेबेलियस कर रही हूँ, लेकिन लियोन, याद रखना, इस पहचान से पहले तुम्हारी माँ एक पुलिस ऑफिसर थी। लियोन को उसकी जवानी के बहादुर किस्से याद आ गए। वो मुस्कुराया, माँ को गले लगाया और वहां से चला गया। ऑल राइट, बहादुर और राइचस ऑफिसर वेन, लियोन ने नर्म लहजे में कहा, मैं आपके लिए टाइम अरेंज कर दूंगा। पहले सेलिना ने कहा था कि वो इसे किस्मत पर छोड़ देगी, लेकिन अब साफ था वो उस सीनियर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए तैयार थी, जो कई सालों से रिडल फैमिली में मैरिड इन था। एरिका ने बाहें सीने पर बांध ली और ठुड्डी ऊपर उठाई। ओल्ड लेडी की वजह से जो ट्रबल हुआ है, उसे सेकंड वाइफ ही संभाले। तुम इसमें मत पड़ो। सेलिना के होंठ हल्के से हिले। फादर, आखिर अगर उसने दखल देने की हिम्मत की तो आज रात उसे स्टडी में सोने भेज दूंगी।
एरिका ने घूरते हुए पलटकर कहा। लियोन चुप रहा। ऑल राइट, यू विन। रिडल फैमिली के झगड़े अभी सुलझे भी नहीं थे कि उसी रात उन पर और मुसीबतें टूट पड़ीं। केटलिन गलती से सीढ़ियों से फिसल गई और उसका पैर टूट गया। उसी वक्त रिडल फैमिली का इलेजिटिमेट सोन बीमारी के कारण फिर से इमरजेंसी रूम पहुंचा दिया गया। एक ही रात में लगातार 2 बड़े झटके। रिडल फैमिली की सेकंड वाइफ पूरी तरह टूट गई और हंटर अगबबुला हो उठा। डैफ्नी ने पहले सुना कि पेनेलोपी को बुरी तरह पीटा गया, फिर रिडल फैमिली की कंपनी पर हमला हुआ, और आखिर में उसके प्यारे ग्रैंडचिल्ड्रन एक एक करके हॉस्पिटल पहुंच गए। इतनी सारी खबरों ने उसे सांस तक लेने का मौका नहीं दिया। सलीना को रिडल फैमिली में मच रही उथल पुथल की जरा भी खबर नहीं थी। ऑस्वाल्डो उसे वापस लाने के बाद वो लगातार फ्लावर रूम में ही रही लिखते हुए, इसलिए बाहर की कोई भी रूमर उसके कानों तक नहीं पहुंची। एक कैलीग्राफी पूरी करने के बाद सलीना ने ब्रश रखा और उन शब्दों को देखने लगी जो उसने अभी लिखे थे। लेआ पीछे खड़ी थी, बर्फ जैसी सफ़ेद कागज़ को घूरते हुए। वो अक्षरों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकार। उसने पहले भी सलीना की खूबसूरत हैंडराइटिंग देखी थी, पतली, सुनहरी लकीरों जैसी, जिसे हर कोई सराहता था। लेकिन ये वाली, अपनी सीमित समझ के लिए माफ़ी, पर उसे एक भी अक्षर समझ नहीं आया। फिर भी उसमें अजीब सी ऑथोरिटी थी। सलीना हल्के से मुस्कुराए। वेस्ट के सेसा का एक मशहूर कथन, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वेर्ड। दुर्भाग्य से शायद उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, ये हैंडराइटिंग पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। लेआ आंखें फैलाकर कुछ पूछने ही वाली थी कि सलीना ने अचानक कागज को मसल कर गोला बनाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। लेआ चौंक पड़ी। आह मैडम, आपने ऐसा क्यों? भले ही उसे अक्षर समझ नहीं आए, लेकिन उसे अजीब सा एहसास था, अगर सलीना ने ये दिखाया होता तो लोग इसे खरीदने के लिए लड़ पड़ते। सलीना मुस्कुराए। अच्छा नहीं लिखा है, रखने की जरूरत नहीं। उसने ब्रश रखा, पानी के पास जाकर हाथ धोए, फिर लेआ के दिए तौलिए से हाथ पोंछते हुए पूछा, हैटी जागी? नो। लेआ ने सिर हिलाया। डॉक्टर विल्किंसन ने कहा है कि मिस हैटी के लिए ज्यादा देर सोना अच्छा है। सलीना बाहर टहलती हुई फ्लावर रूम से निकली और दूर कैपिटल की ओर देखने लगी। अचानक उसने कहा, अगर रिडल फैमिली फिर कॉल करे और मुझसे मिलने को कहे तो मेरी तरफ से इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना। उसकी बात पूरी होते ही टेबल पर रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ और फिसलकर नीचे गिर गया। लेआ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा उनकी यंग मिस्ट्रेस सच में प्रेसिडेंट है, लेकिन क्या इस वक्त रिडल फैमिली सिर्फ डांटने या गिड़गिड़ाने के लिए कॉल कर रही थी? लेआ स्क्रीन पर चमकते नंबर को घूरने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सलीना की तरफ देखा और उसका एक्सप्रेशन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। सलीना का चेहरा ठंडा पड़ चुका था। उसकी गहरी आंखें स्क्रीन पर टिके नंबर को घूर रही थीं, उनमें बर्फ जैसी ठंडक थी। लेआ की रीढ़ तक सिहर गई। उसे साफ महसूस हुआ कि सलीना की इमोशंस कसकर बंधी हुई थीं। गरम धूप में शांत आंगन के बीच टेबल पर बजती रिंग लंबे समय तक गूंजती रही। लेआ को लगा कि सलीना शायद कॉल नहीं उठाएगी। तभी उसने सलीना की आवाज़ सुनी, मुझे दो। लेआ ने सावधानी से फ़ोन उठाया और सलीना को थमा दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां सलीना की उंगलियों से टकराईं, वो उसकी त्वचा की ठंडक से कांप उठी। मैडम, छोटी लड़की खुद को रोक नहीं पाए। आप ठीक हैं ना? सलीना ने हल्के से कहा। मैं ठीक हूँ। फिर उसने आंसर बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से लियोन की ठंडी आवाज़ आई। उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था। लेडी सलीना, मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। क्या हाल ही में आपके पास टाइम है? लेआ सोच रही थी कि लियोन शायद रिडल फैमिली की मौजूदा हालत पर बात करेगा, लेकिन ये सुनकर वो चौंक गई। लियोन की माँ रिडल फैमिली की ग्रैंड मैडम उनकी यंग मिस्ट्रेस से मिलना चाहती थी। लेआ ने यादों में टटोला और उसे ग्रैंड मैडम से जुड़ी अफवाहें याद आ गईं। वो किसी बड़े खानदान से नहीं थी। जवानी में एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर थी। एक ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने रिडल फैमिली में शादी कर ली थी, और अब वो जटिल बैकग्राउंड वाली महिला सलीना से मिलने आ रही थी। गरम धूप में खड़ी लेआ बिना वजह से हर गई। सलीना के होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान उभरी। जरूर मिसेस रिडल, का शुक्रिया मेरे बहाव पर कर दीजिए। लियोन कुछ पल चुप रहा। जरूरत नहीं,
अगर बातें सच में वैसी ही थी जैसी वो सोच रहे थे, तो एरिका को सेलिना का धन्यवाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। टाइम और प्लेस तय होने के बाद सेलिना ने फोन रख दिया और ठंडे भाव से दूर देखने लगी। लेया कांपते हुए उसके पास आई। मैडम, सेलिना ने अपनी घुंघराली पलकों को झुका लिया, आंखों की गर्माहट छुपाते हुए। काफी देर बाद उसने कहा, सब ठीक है। एरिका से मिलने से पहले उसे एक और इंसान से मिलना था। सेलिना ने लेया की तरफ देखा। पूल फैमिली के यंग मास्टर से मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो। लेया हक्का बक्का रह गई। क्या? सेलिना की आंखों में देखते हुए लेया ने शिकायत की। मिस्टर पूल के इंटेंशंस मैडम के लिए अच्छे नहीं हैं। मैडम यंग मास्टर के पीछे से चीटिंग नहीं कर सकती। सेलिना पहले चौंकी, फिर हंस पड़ी। उसने आगे बढ़कर लड़की के बाल सहलाए। तुम गलत समझ रही हो, मुझे उससे कुछ पूछना है। लेया ने धीमे से कहा। मैडम, ये बात यंग मास्टर से क्यों नहीं पूछती? अगर मिस्टर पूल जानता है तो यंग मास्टर भी जानता होगा। सेलिना ने पलकें झुका लीं। ये बात यंग मास्टर नहीं जानता। वो असली सेलिना थी, उसका और क्राइस्ट का वो कनेक्शन जिसे उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। इसलिए कुछ जवाब ऐसे थे जो सिर्फ क्राइस्ट और मर चुकी सेलिना ही दे सकते थे। सेलिना की आंखों में झांकते हुए लेया को अचानक सब समझ आ गया। वो पलट कर जाने लगी। मैडम, मैं तुरंत मिस्टर पूल से कांटेक्ट करती हूँ। लेकिन क्राइस्ट से कांटेक्ट करने से पहले लेया ने सबसे पहले ओस्वाल्डो को कॉल किया और सारी बात रिपोर्ट की। काफी देर बाद दूसरी तरफ से एक भारी भरी हुई आवाज सुनाई दी। मैं खुद उसे वहां लेकर जाऊंगा, ओस्वाल्डो ने कहा। लेया सन्न रह गई। ओस्वाल्डो की हद से ज्यादा पैरानोया को देखते हुए वो सेलिना को किसी ऐसे आदमी से मिलने कैसे इजाजत दे सकता था जो उसे चाहने की हिम्मत करता था, और ऊपर से वो खुद उसे एस्कॉर्ट करना चाहता था। जब तक कि सेलिना की क्राइस्ट से मिलने की वजह सच में उतनी ही ठोस न हो जितनी उसने कही थी, इतनी कि ओस्वाल्डो को भी पीछे हटना पड़े और वो इसे अलाउ कर दे। लेया ने तुरंत क्राइस्ट का फोन नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। एक पतले हाथ ने उसे उठाया। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखते हुए उस आदमी के हैंडसम चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। क्राइस्ट ने फोन हाथ में लिया और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास चला गया। बाहर फैली कैपिटल को एक पल देखा, फिर आंसर बटन दबाया। स्पीकर से एक जवान लड़की की ठंडी आवाज आई। मिस्टर पूल, क्या आप आज रात फ्री हैं? क्राइस्ट के होंठ हल्के से ऊपर उठे। मिस टर्नर मेरे साथ टी पीना चाहती हैं। सेलिना की आवाज गर्म और एलिगेंट थी। नहीं जानती, क्या मुझे ये ऑनर मिलेगा? क्राइस्ट की आंखें गहरी हो गईं। बिल्कुल, लेकिन कंडीशन ये है, आप उसे साथ नहीं लाएंगी। सेलिना एक पल चुप रही, फिर उसका लहजा हल्का सा डगमगाया। मैं किसी के लिए उसे हर्ट नहीं कर सकती। क्राइस्ट ने ठंडी हंसी हंसी और कॉल काट दी। फिर उसने आंखें झुकाईं और ओस्वाल्डो को कॉल मिलाया। 1 घंटे बाद सेलिना ने अपना कोट पहना और खुले बालों के साथ विला से बाहर निकली। गेट से निकलते ही वो अचानक रुक गई। ओस्वाल्डो कार के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। काले बाल, काली आंखें, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और गोधूली में भी साफ उभरती उसकी नाजुक शार्प फीचर्स। उसकी गहरी नजर चुपचाप सेलिना पर टिक गई। वो आगे बढ़ा और हाथ उठाकर उसके बालों को छुआ। सेलिना होश में आए और समझाने लगी, उसे लव के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो जिम्मेदार और सेंसिटिव थी। क्राइस्ट को मना करते वक्त उसे नहीं पता था कि ओस्वाल्डो सब जानता है। वो बस उसे किसी भी तरह हर्ट नहीं करना चाहती थी। अब जाकर सेलिना ने महसूस किया वो अकेली बाहर आई थी। लेया उसके पीछे नहीं थी। ओस्वाल्डो की ट्रांसलूसेंट उंगलियां उसकी आंखों के पास फिसलीं। उसकी नज़र में हड्डियों तक उतरती कोमलता और करुणा थी। सेलिना, डरने की जरूरत नहीं। सेलिना की घुंघराली पलकों में बेख्तियार कंपन आ गया। ओस्वाल्डो ने उसका ठंडा हाथ थामा, का दरवाजा खोला और उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया। फिर उसने कार स्टार्ट की और विला से दूर ले गया। काली स्पोर्ट्स कार सड़क पर स्मूथली दौड़ रही थी। सेलिना अपनी नाजुक सफेद उंगलियों से ठुड्डी थामे बाहर का नजारा देख रही थी, भागता ट्रैफिक, रंगीन लाइट्स। अचानक उसने कहा, मैं पहले कैपिटल आ चुकी हूँ। ओस्वाल्डो की आंखें और गहरी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों के बीच कहीं एक दबा हुआ, दिल चीर देने वाला एहसास तैर गया, जबकि वो चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। क्राइस्ट ने उस सेलिना को
जो कैपिटल में ही पली बड़ी थी, किसी दूर के शहर की लड़की समझ लिया था। स्पष्ट था कहीं न कहीं गड़बड़ थी। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। सलीना की आवाज़ भारी हो गई। उसकी मेमोरी लॉस उसे बेहद परेशान और असहज कर रही थी। उसने संयम से हाथ उठाकर माथे को दबाया। ऐसा लगा जैसे सिर्फ उसकी यादें ही गायब नहीं थीं, बल्कि कोई गहरा, दबा हुआ अतीत भी था, जो छूते ही उसे अजीब दबाव और कंट्रोल खोने का एहसास देता था। सलीना को बेचैनी हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खोई खोई महसूस कर रही थी। बचपन से लेकर अब तक की उसकी यादें पूरी थीं। क्राइस्ट जैसा कोई अचानक प्रकट नहीं हुआ था। तो फिर ये खालीपन क्यों? ये उस अजीब एहसास से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल था, जो फ्रेग्रेंस कंपटीशन के दौरान अचानक उभरा था। क्या इसका रिश्ता उस शख्स से था जिसने उसे रिवाइव किया था? सलीना की उंगलियां डरावनी हद तक सफेद पड़ गईं। उसने नजरें झुका ली और बचपन से लेकर अब तक की हर याद को सावधानी से टटोलने लगी। समझदार होने के बाद अगर किसी ने उसकी यादों से छेड़छाड़ की होती तो वो जरूर नोटिस करती। तो बस एक ही मौका बचता था उसके बड़े होने से पहले। लेकिन उसके बचपन की यादें भी पूरी लगती थीं। फादर, मदर, स्टैनली और रुको। सलीना को अचानक एक धुंधला मेमोरी पॉइंट दिखा। वो जम गई। उसकी आंखें पल भर में फैल गईं, जैसे वो इसे बहुत समय से ढूंढ रही थी और अब एक खाली जगह में उसे किसी लंबे समय से छुपे राज की झलक मिल गई हो। सलीना के पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। वो बचपन में एक बार खो गई थी। उसे एक बदनाम मर्सनरी ग्रुप ने अबडक्ट कर लिया था। वो मर्सनरीज के अड्डे में ही थी जब उसकी मुलाकात एक और लड़के से हुई जो भी अबडक्ट किया गया था। उस लड़के को उसने समझाया भी था और शायद उसी वजह से वो जिंदगी भर सिंगल रहने वाला था। पहले सलीना ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब अपनी एमनीजिया की वजह से उसे कुछ कुछ याद आने लगा। एक सवाल जोर पकड़ने लगा, वो बचपन में खोई ही क्यों? रिडल फैमिली की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि दुनिया भर के मर्सनरीज भी आ जाते तब भी, और फैमिली के भीतर छिपे दुश्मनों के बावजूद उसे उसके फादर मदर की आंखों के सामने से उठा पाना नामुमकिन था। तो फिर वो अकेले बाहर कैसे गई? उसे याद नहीं था। चाहे सलीना कितनी भी कोशिश करे, उसे याद नहीं आया। उसने उंगलियां भींच लीं, हल्का दर्द महसूस करते हुए खुद को काम करने की कोशिश की। अगर उसका अपहरण होना नामुमकिन था तो सिर्फ एक और पॉसिबिलिटी बचती थी। वो खुद भागी थी। लेकिन क्यों? उस वक्त वो 5 साल की भी नहीं थी, इतनी कमजोर कि ठीक से चलना भी मुश्किल। ऐसे में वो अकेले, चुपचाप, अपने फादर मदर और सबकी नज़रों से बचकर बाहर क्यों निकली? ये एक अब्सर्ड गैस लगता था, लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन सलीना की इंट्यूशन कह रही थी अपहरण से ज्यादा दूसरा अनुमान सही था। वो खुद भागी थी, अकेले, सारी सिक्योरिटी लेयर्स को चकमा देकर, जानबूझकर अपने सबसे भरोसेमंद फादर मदर से भी बचते हुए, अपने ही घर से निकलकर, और फिर मर्सनरीज के हाथ लग गई। बाद में उसे ढूंढ लिया गया और वो उस घटना को पूरी तरह भूल गई। वो क्या ढूंढ रही थी जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाई? उसे याद नहीं था। सलीना की आंखों में दबा हुआ दर्द उभर आया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके फादर मदर जरूर जानते थे कि वो क्यों भागी थी, लेकिन इतने सालों में उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि उस याद को जानबूझकर मिटा दिया। इसका मतलब था वो उसे कभी नहीं बताएंगे। उसी समय स्टैनली को उसके पास लाया गया था। सलीना ने अचानक आंखें खोल दी। स्टैनली को इतनी कम उम्र से उसके साथ क्यों रखा गया? फादर ने कहा था वो इकलौती संतान है, उन्हें डर था कि वो अकेली न हो जाए, इसलिए स्टैनली को उसके साथ रखा गया। तो क्या इसका मतलब ये था स्टैनली से पहले भी उसके पास कोई और कंपेनियन था? वो कौन है? तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? अगर तुम सच में एग्जिस्ट करते हो तो इतने सालों में कभी सामने क्यों नहीं आए? सलीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाए और अपनी पतली उंगलियों को दांतों से काट लिया। अचानक ठंडे हाथों की एक जोड़ी आगे बढ़ी और हल्के से उसके हाथों को थाम लिया, उसे खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकते हुए। सलीना ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी नज़र एक आदमी की गहरी, काली और रहस्यमयी आंखों से टकराए, और वो आंखें उसके दिमाग में मौजूद एक धुंधली सी परछाई से जैसे ओवरलैप हो गईं। वो आदमी के परफेक्ट चेहरे को खाली नज़रों से देखती रही और अचानक बोल पड़ी, क्या मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है?
ऑस्वाल्डो ने तितली जैसी अपनी लंबी पलकों को झुकाया और उसकी उंगलियों पर पड़े काटने के लाल निशानों को देखा। अगर मैंने तुम्हें सच में पहले देखा होता। जैसे उसे कोई बेहद अप्रिय बात याद आ गई हो। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। उसकी गहरी और भारी आवाज कुछ डरावनी सी हो गई। तो मैं तुम्हें कभी कभी क्या नहीं करने देता। ऑस्वाल्डो की आवाज इतनी धीमी थी कि सेलिना सुन नहीं पाई। वो बस उसे देखती रही। उसे धुंधले से एहसास हुआ कि वो बहुत दुखी है और उसके दिल में भी हल्का सा दर्द उठ गया। धीरे धीरे उसका उलझा हुआ दिमाग शांत होने लगा। ऑस्वाल्डो हेच कंट्री में बड़ा हुआ था और उसका अपना घर हजारों मील दूर था। उनके पहले मिलने की कोई संभावना नहीं थी और जैसा ऑस्वाल्डो ने कहा था, अगर उसने उसे सच में पहले देखा होता तो वो उसके इतने खास चेहरे को कभी नहीं भूलती। जरूर ये उसकी इमेजिनेशन थी। सेलिना आगे बढ़ी, आदमी की आंखों को सुकून देने वाले अंदाज में चूमा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। ऑस्वाल्डो ने उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उसके होंठों को चूमा, नरमी से, मीठेपन से। लेकिन उसके शरीर से निकलती आक्रामकता ऐसी थी जैसे वो उसे पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। काफी देर बाद ऑस्वाल्डो ने आंखें बंद की और उनमें उमड़ रही उन्माद और चाह को दबाया। वो उसके कान के पास झुका और गहरी, भारी आवाज में बोला, सेलिना, जब कैपिटल का मामला खत्म हो जाए तब मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देना, ओके? सेलिना की सांसें तेज हो गईं। उस आवाज में भरी गहरी भावनाओं को सुनते हुए काफी देर बाद वो अचानक मुस्कुराई। ओके, उसने वादा किया। कैपिटल का मामला खत्म होने के बाद वो उसे अपने बारे में सब बताएगी, चाहे वो उसकी असली पत्नी बने या नहीं। अगर वो उसकी पत्नी बनी तो उससे ज्यादा हकदार कोई नहीं होगा उसकी हर बात जानने का। और अगर वो दोनों कभी अलग भी हुए तब भी ये उसके 19 साल के जीवन की सबसे सच्ची और सबसे मीठी लव स्टोरी होगी। ऑस्वाल्डो की गहरी नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। फिर उसने बिना किसी झिझक के बाहें फैलाईं और उसे जोर से गले लगा लिया। सेलिना उसके सीने से लग गई, आदमी की मजबूत धड़कनों को सुनते हुए और अपने फादर मदर को याद करते हुए। उसके माता पिता उससे बेहद प्यार करते थे। वो कभी उसका बुरा नहीं चाह सकते थे। और यही बात ये भी साबित करती थी कि अगर कोई बात इतनी गंभीर थी कि उन्हें उसकी यादें मिटानी पड़ी और 10 साल से ज्यादा उससे छुपानी पड़ी, तो वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो खुद सच की तलाश न करे। लेकिन असल में उसके माता पिता के अलावा भी इस दुनिया में एक और इंसान था जो उसकी गुमशुदगी की सच्चाई जरूर जानता था। सेलिना को मर्सनरी डे में मिला वो युवक याद आया जो देखने में खूंखार और ठंडा था, लेकिन उसके प्रति हमेशा नर्म और इंडल्जेंट रहा। वो अनायास मुस्कुरा उठी। अगर क्राइस्ट क्रीफिया से जुड़ी उसकी यादों का ताला खोलने की चाबी था, तो वो इंसान उस ताले की असली की था। एक बार अगर वो उसे ढूंढ ले तो उसे जरूर पता चल जाएगा कि उसने पहली बार घर क्यों छोड़ा था। उसे पता चल जाएगा कि जिसे वो हमेशा खोजती रही वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेलिना को उस युवक का नाम याद आया जो उसने जुदा होते वक्त बताया था। वो गोधूली में बाहर के नज़ारे को देखते हुए हल्के से मुस्कुराई। मेरे नाइट, इतने सालों बाद, दूरी और वक्त के बावजूद क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? जब वो उसे फिर से पाएगी तो नहीं जानती वो उससे आखिरी विदाई पर न आने का हिसाब कैसे मांगेगा। एक गली की दूसरी मंजिल पर बनी मिल्क टी शॉप। क्राइस्ट फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा था, सड़क किनारे खड़ी काली स्पोर्ट्स कार को देखते हुए। थोड़ी सी खुली कार विंडो से वो साफ देख सकता था काले बालों वाला आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा था, लड़की को बाहों में लिए हुए, उसके कान के पास झुककर कुछ कह रहा था। क्राइस्ट की नज़र सेलिना की मीठी मुस्कान, नम आंखों और उन होठों पर टिक गई जो चूमे जाने से लाल और चमकदार हो चुके थे। उसकी आंखों में विनाशकारी गुस्से की हल्की सी झलक उभरी। क्राइस्ट ने मुट्ठी भींच ली, जेलसी को रोक न सका। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक कार का दरवाज़ा खुल गया। सेलिना बाहर निकली। उसने सिर झुकाकर ड्राइवर सीट पर बैठे ऑस्वाल्डो से मुस्कुराते हुए कुछ कहा। आदमी भी बाहर आया, उसकी कमर थामी, कुछ पल उसे सीने से लगाए रखा, फिर उसे छोड़ दिया और चुपचाप उसे मिल्क टी शॉप की ओर जाते हुए देखने लगा। सेलिना की परछाई नज़र से ओझल होते ही ऑस्वाल्डो कार के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी लंबी पतली काया काले और सफ़ेद रंग में हद से ज्यादा परफेक्ट लग रही थी। फिर उसने ऊपर देखा। उसकी नज़र क्राइस्ट से टकराई जो ऊपर से उसे गहरी नफरत के साथ देख रहा था।
दोनों की आंखें लॉक हो गईं। हवा अचानक तनाव और खतरे से भर गई। ऑस्वाल्डो ने भावहीन मुस्कान दी। ऊपर देखते हुए भी उसमें एक दबदबा था। उसकी खूबसूरत आंखें अशुभ चमक से भरी थीं। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। मुझे कोई पसंद नहीं जो मेरी औरत पर नजर डाले, उसने लापरवाही से कहा। अगर तुमने उसके बारे में कोई भी गलत ख्याल रखा, उसकी नज़र और ठंडी हो गई, तो आज यहीं मर जाओगे। क्राइस्ट मुस्कुराया। बचपन में वो पहले मेरी थी। वो तुम्हारी औरत नहीं है, और वो तुमसे सच में प्यार भी नहीं करती। ऑस्वाल्डो की आंखें अचानक अंधेरी हो गईं। उसका काला कोट बिना हवा के ही फड़फड़ाने लगा। आसपास की अंधकार जैसे लहरों की तरह उसकी ओर उमड़ आया। अभी थोड़ी देर पहले जिन आंखों में सिर्फ नरमी थी, अब उनमें स्याह, डरावनी क्रूरता भर गई थी। क्राइस्ट की आंखों में ठंडी हंसी चमकी। क्या तुम उसे इस हाल में अपने सामने आने दोगे? एक पैरानॉइड, अंधेरे से भरा, अमानवीय पागल है। झूठ और धोखे से पाया गया लाव आखिरकार टूट ही जाता है। क्राइस्ट के जाते हुए पीछे ऑस्वाल्डो उसे घूरता रहा। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा अब एक ठंडे मास्क जैसा था। वो जानता था क्राइस्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि सलीना आने वाली थी, उसकी पत्नी, जो धीरे धीरे किसी और आदमी के करीब जा रही थी। वो उसके साथ अकेले वक्त बिताएगी, अपने बचपन की उन यादों को दोहराएगी जो सिर्फ उन दोनों की थीं। भले ही ऑस्वाल्डो जानता था कि वो यादें असल में उसकी नहीं थीं, फिर भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी से कोई भी रिश्ता हो। लेकिन उसकी चाहत के बिल्कुल उलट, जब उसने जोर डालकर सलीना से ये कहलवा लिया कि वो उसे सलीना के रूप में कबूल करती है, तो क्राइस्ट और एल्फी दोनों के साथ उसका रिश्ता उलझता चला गया, ऐसा कि उसे पूरी तरह काट पाना मुश्किल हो गया। और फिर स्टैनली था जिस पर उसने भरोसा किया था, वही इंसान उसकी जिंदगी में मिलने वाला आखिरी इंसान बना। धीरे धीरे अंधेरा होते आसमान के नीचे ऑस्वाल्डो का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, मानवता से खाली। उसकी आंखों में हल्की सी लेकिन टेढ़ी और खतरनाक दुष्टता झलक रही थी। सलीना जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाने वाली थी, दरवाज़ा पहले ही खुल गया। क्राइस्ट दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसने शालीनता से एक तरफ हटते हुए कहा, कम इन। प्राइवेट रूम में दाखिल होते ही सलीना की नज़र सामने लगे बड़े से फ्रेंच विंडो पर पड़ी और वो ठिठक गई। अचानक उसे कुछ याद आया। वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी और सच में नीचे ऑस्वाल्डो को खड़ा देखा, उसी का इंतजार करते हुए। ऑस्वाल्डो अकेला खड़ा था, सिर झुकाए हुए। उस नज़ारे ने सलीना के सीने में अजीब सी घुटन भर दी। वो उसे आवाज़ देने ही वाली थी कि अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी ने पर्दे खींच दिए थे। सलीना की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या कर रहे हो? उसने पर्दे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक थे, हाथों से हिल भी नहीं रहे थे। क्राइस्ट हंसा और उसकी कलाई पकड़कर उसे खिड़की से लगा दिया। सलीना, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, तो भी तुम्हें मेरे फीलिंग्स को इस तरह कुचलने का हक नहीं है। सलीना की पीठ बर्फ जैसे ठंडे पर्दे से लगी थी और तभी उसे याद आया कि ये पर्दे ट्रांसपेरेंट हैं। बाहर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थीं। अगर ऑस्वाल्डो ने ऊपर देखा, तो वो देखेगा कि एक आदमी उसे खिड़की से दबाए खड़ा है और वो गलत समझ सकता है। सलीना को गुस्सा भी आ रहा था और झुंझलाहट भी। लूक ने पहले ही उसे बताया था क्राइस्ट पागल है। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। सलीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने क्राइस्ट की आंखों में भरा बेकाबू गुस्सा देखा और उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसे याद आया, हो सकता है क्राइस्ट अच्छा इंसान न हो, लेकिन सलीना के लिए उसके जज्बात शायद सच थे, वरना वो नकली कार्नेलियन को इतना लाड़ प्यार देकर उसे उस मुकाम तक क्यों पहुंचाता। शायद जब वो अंदर आई थी, तब उसने ऑस्वाल्डो की हर हरकत पर ज्यादा ध्यान दिया और वही बात क्राइस्ट को चुभ गई। अगर सच में ऐसा था और वो ऑस्वाल्डो को ऊपर बुला लेती और दोनों आमने सामने आ जाते, तो ये झंझट बिल्कुल बेकार होता। सलीना ने खुद को थोड़ा शांत किया और ठंडी आवाज में बोली, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो, मुझे छोड़ो। क्राइस्ट कुछ पल तक उसकी आंखों में घूरता रहा, फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सलीना ने अपनी लाल पर चुकी कलाई मली और उससे दूर कमरे के उस कोने में चली गई, जहां वो क्राइस्ट से सबसे ज्यादा दूर थी, लेकिन अगर ऑस्वाल्डो ऊपर देखे तो उसे अब भी दिख सकती थी।
क्राइस्ट ने ताना भरी हंसी हंसी और उसकी सोच की परवाह किए बिना काउंटर की ओर मुड़ा। उसने पर्ल मिल्क टी का एक कप उठाया और उसे उसके सामने रख दिया। सलीना ने मिल्क टी को देखा और ठिठक गई। उसे मिल्क टी पसंद नहीं थी। ये पसंद क्रीफिया वाली सलीना की थी। सलीना ने नजर उठाकर क्राइस्ट को देखा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्राइस्ट की आंखों में हल्की सी उलझन चमकी। उसने स्ट्रॉ डालते हुए कप उसकी ओर बढ़ाया। नो शुगर एडेड, ट्राई इट। वो जानता था सलीना क्या पूछने वाली है। क्रीफिया में उसे देखने के बाद और ये समझने के बाद कि वो वही छोटी लड़की है, उसे पता था कि एक दिन वो जरूर उसे ढूंढते हुए आएगी। सलीना ने आगे बढ़ाए गए मिल्क टी को घूरा। क्या ऑस्वाल्डो इस वक्त उसे देख रहा होगा? एक और आदमी उसे पीने के लिए कुछ दे रहा था और उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। क्राइस्ट का रुख साफ था। अगर उसने कदम नहीं बढ़ाया तो वो कुछ नहीं बताएगा। पीना या नहीं पीना? सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया, पर्दों के पार देखा और नीचे ऑस्वाल्डो की ओर नजर डाली। खुद को संभाल कर उसने दोनों हाथों से मिल्क टी उठाया, स्ट्रॉ को दांतों में दबाया और एक घूंट लिया। ये देखते ही क्राइस्ट की हंसी कड़वी हो गई। उसकी आंखों में निराशा साफ थी। तुम सच में कुछ भी याद नहीं रखती? सलीना ने खुद को जबरदस्ती शांत किया, कप वापस मेज पर रखा और क्राइस्ट की आंखों में देखते हुए बोली, अब बताओगे? क्राइस्ट कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या जानना चाहती हो? सलीना ने नजरें झुका लीं। उसकी फीकी उंगलियां बेकाबू कांप रही थीं। तुम मुझसे कहाँ मिले थे? इस बार क्राइस्ट की खामोशी और लंबी थी। वो उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहुत स्मार्ट हो और यही खतरनाक है। सलीना की नज़र और पक्की हो गई। मुझे बहुत कम याद है, लेकिन धुंधला सा याद है कि मैंने एक लड़के को बहुत अंधेरी जगह में देखा था और शायद मैंने उसे बिग ब्रदर कहा था। क्राइस्ट का दिल कांप उठा। सलीना की आंखें ठंडी थीं। मुझे लगता है ये याद इसलिए धुंधली है क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि मैं तुमसे मिली थी। मैं तब 5 साल की भी नहीं थी। अपने आप कैपिटल आना नामुमकिन था। इसका मतलब मेरी माँ ही मुझे यहाँ लाई थी और इतने सालों तक टर्नर फैमिली में किसी को मेरे होने की खबर नहीं थी। तो उस दिन मेरी माँ मुझे जिनसे मिलने लाई थी वो टर्नर फैमिली नहीं हो सकते। कुछ महीने पहले तक भी कैपिटल की किसी बड़ी फैमिली को नहीं पता था कि लेडी नवेयर की एक बेटी क्रीफिया में रह रही है। जो जानते थे वो सिर्फ रिडल फैमिली के वो 2 बूढ़े लोग थे। मैंने हैटी की बात कंफर्म कर ली है। डैफ्नी और मैडिक्स को बहुत पहले से पता था कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर है। क्राइस्ट ने सलीना के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा। उसका मन हुआ उसे रोक ले, लेकिन शब्द होठों तक आकर भी नहीं निकल पाए। सलीना ने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में उदासी की परछाई थी। अगर मेरी माँ मुझे रिडल फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने लाई थी तो मुझे खुश होना चाहिए था, खिलखिलाना चाहिए था, क्योंकि माँ और एक दिखावटी पिता के अलावा मेरे पास बचपन से कोई अपना नहीं था। अगर वो खुशी की बात थी तो मेरी माँ चाहती क्योंकि मैं उस याद को भूल जाऊं। इतनी शानदार फैमिली की मेंबर होते हुए मैं इतनी छोटी अंधेरी जगह में कैसे पहुंच गई जहां मैं आवाज तक निकालने से डरती थी। और मेरी माँ मुझे रिडल फैमिली में वापस लाने के कुछ ही समय बाद बीमारी से कैसे मर गई। सलीना की आंखों में तेज ठंडी धार उभर आई। बताओ क्राइस्ट, तुम मुझसे कहाँ मिले थे और मैंने तुमसे क्या कहा था? क्राइस्ट गहरी नजरों से उसे देखने लगा। उसके दिमाग में बरसों पुरानी अंधेरी रात की यादें उमड़ आईं। दरवाजा लड़खड़ाते हुए खोलना, अलमारी से गिरती हुई एक छोटी सी लड़की, उसकी रोती हुई आवाज बिल्कुल किसी नन्हे बिल्ली के बच्चे जैसी। वो कांपते हुए अंधेरे से टटोलती हुई बाहर आई और आकर उसे कसकर पकड़ लिया। मॉमी! उसके हाथों में थमी वो उंगलियां बेहद नाजुक और कमजोर थीं, और वो छोटा सा शरीर जो उससे कसकर चिपका हुआ था इतना गर्म था कि उसका दिल कांप उठा। बस एक धक्का और वो उसे दूर कर सकता था, लेकिन जाने क्यों खून से सने उसके हाथ उसकी आंखों के खिलाफ चले गए। उसने उस कांपते हुए छोटे से शरीर को और कसकर अपनी बाहों में समेट लिया, यहाँ तक कि उसे शांत करने के लिए बोल भी पड़ा, मुझे ब्रदर कहो। क्राइस्ट अपनी यादों से बाहर आया। वो सलीना की गहरी काली आंखों में झांकने लगा, उसके चेहरे में किसी पुराने अपनापन की झलक ढूंढते हुए। लेकिन कुछ भी नहीं था, बरसों पहले की वो मासूम भोली बच्ची।
उसका एक भी निशान अब मौजूद नहीं था। उसके सामने खड़ी औरत उतनी ही ठंडी और बेरहम थी जितना वो खुद था। क्राइस्ट का गला भर आया। उसकी आवाज़ बैठ गई। सलीना। उसके फीके बर्फ जैसे ठंडे चेहरे को देखते हुए अगला शब्द निकालना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। उसने उससे वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो। सलीना ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। हाँ, तुम मुझ पर कर्जदार हो। क्राइस्ट असली सलीना का कर्जदार था। उसने उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने एक जहरीले सांप को पाला, जिसने उस दयालु और मासूम लड़की को 10 साल से ज्यादा तड़पाया। और आखिरकार वो मर गई। उसकी मौत से जुड़े लोग कोई भी बेगुनाह नहीं था। क्राइस्ट ने सलीना की आंखों में भरा गहरा इल्जाम महसूस किया, जो सीधे उसके दिल में उतर गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसका हाथ पकड़ने बढ़ा। सलीना, मैं सब ठीक कर सकता हूँ। सलीना ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। वो खड़ी हो गई, दोनों हाथ मेज पर टिकाए। उसकी आंखें अंधेरी थीं और आंख के कोने में खून की हल्की सी लकीर चमक रही थी। मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आंख के बदले आंख चाहिए। जिन लोगों ने मेरी माँ, मेरे पिता, टर्नर फैमिली और मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं चाहती हूँ वो सब इसकी कीमत चुकाएं। बताओ, कैपिटल में असल में हुआ क्या था? क्राइस्ट ने देखा उसके जज्बात काबू से बाहर होते जा रहे थे। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनट बाद सलीना टी शॉप से बाहर निकली। सर्द रात की हवा बह रही थी। हवा में एक भारीपन था। ऑस्वाल्डो। वो सुनसान सीढ़ियों पर खड़ी होकर बोली। आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, आंखों में डर समेटे हुए। सलीना। वो हल्के से मुस्कुराई। मुझे घर जाना है। उसका कमजोर सा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल गिर पड़ेगा। ऑस्वाल्डो ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में चिपकने वाली, दबाव भरी बेचैनी थी। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसने सलीना को गोद में उठा लिया। उसे पैसेंजर सीट तक बैठने भी नहीं दिया, बस उसे सीने से लगाए रखा और तेजी से छोटी सी व्हीलर की ओर गाड़ी बढ़ा दी। काली स्पोर्ट्स कार दूर निकल गई। क्राइस्ट बबल टी शॉप से बाहर आया और उसी दिशा में घूरता रहा। उसका चेहरा भी उतना ही ठंडा और सख्त था। कोने से काले कपड़ों में 2 बॉडीगार्ड्स निकले। बॉस, मिस्टर न। वो। काली गाड़ी नजर से ओझल होते ही क्राइस्ट की निगाह रिडल फैमिली की दिशा में मुड़ गई। उसके होठों के कोने पर खून जैसी एक ठंडी मुस्कान उभरी। ये कैपिटल के बूढ़े लोग इतने साले चालाक क्यों हैं? ऑस्वाल्डो सलीना को वापस छोटी व्हीलर ले आया और लिविंग रूम में इंतजार कर रहे सर्वेंट्स हड़बड़ा गए। बटलर घबराकर आगे बढ़ा। यंग मास्टर, मैडम को क्या हुआ? ऑस्वाल्डो ने एक शब्द नहीं कहा। वो सलीना को उठाए सीधे ऊपर चला गया। उसका भावहीन चेहरा डरावना लग रहा था। कमरे में दाखिल होने से ठीक पहले ऑस्वाल्डो अचानक रुक गया। उसकी नज़र हैटी पर पड़ी जो उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी। हैटी अभी अभी बीमारी से उठी थी। सलीना के घर लौटने की खबर सुनते ही वो बिना जूते पहने भाग आई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऑस्वाल्डो की ठंडी निगाह से टकराई, उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेयर चौंक कर आगे बढ़ी। मिस हैटी। बच्ची का छोटा सा शरीर अकड़ गया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें ऑस्वाल्डो को घूर रही थीं। ऑस्वाल्डो ने उस चेहरे को देखा जो सलीना से मिलता जुलता था, और उसे याद आया, ये छोटी लड़की भी सलीना की तरह माँ खो चुकी थी। ऑस्वाल्डो ने पलकें झुका ली, आंखों में उभरती हत्या की मंशा को छुपाते हुए। इसे लियोन के पास भेज दो। लेया ने रिफ्लेक्स में विरोध किया, लेकिन इतनी रात हो चुकी है। उसकी बात वहीं कट गई जब उसकी नज़र ऑस्वाल्डो की अजीब ठंडी निगाह से टकराई। लेया ने हैटी को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, यस, यंग मास्टर। तभी ऑस्वाल्डो सलीना को लेकर कमरे में चला गया। दरवाज़ा खुला और सबके सामने बंद हो गया। हॉल में बचे लोग एक दूसरे को देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेया ने हैटी को सहारा देकर उठाया, उसके कपड़े झाड़े। मिस हैटी, जल्दी कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर के पास ले चलूंगी। हैटी ने अपनी खाली खोखली आंखें झपकाईं और चुपचाप कपड़े बदलने दी। लेया ने उसे गोद में उठाया, गाड़ी में बैठाया और यूं की बिल्डिंग की ओर गाड़ी बढ़ा दी। हैटी के फीके चेहरे को देखकर लेया का दिल पसीज गया। उसने प्यार से उसका सिर छुआ। मिस हैटी,
बुरा मत मानो, यंग मास्टर शायद बस मूड में नहीं थे। अगर सलीना होती तो वो कभी इतनी रात में हैटी को नहीं भेजती। हैटी सीट पर चुपचाप बैठी रही, एक बेजान गुड़िया की तरह। उसने सिर घुमाकर बाहर देखा। गहरी काली रात, हवा में किसी बड़े तूफान से पहले वाली बेचैनी थी। अचानक हैटी ने सिर उठाया। क्या मैं कल सुबह सलीना से मिलने आ सकती हूँ? लेआ का दिल कस गया। जब यंग मैडम जाग जाएंगी तो मिस हैटी जरूर मिल सकती हैं। ऑस्वाल्डो कितना भी सख्त हो, सलीना के सामने वो हैटी को कुछ नहीं करेगा। हैटी ने फिर सिर झुका लिया, एकदम खामोश, जैसे ये सवाल पूछने में ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। लेआ ने उस बच्ची के पीले चेहरे को देखा और सलीना का चेहरा याद आ गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने हैटी के ठंडे शरीर को सीने से लगा लिया। रिडल बिल्डिंग पहुंचने तक हैटी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लियोन को कॉल मिली, वो भौहें सिकुड़ते हुए बाहर आया, लेकिन हैटी ने उसे देखा तक नहीं, बस रोशनी की तरफ चलती चली गई। लियोन को कुछ गलत लगा, वो तेजी से आगे बढ़ा, उसे उठा लिया। हैटी, लेकिन हैटी जैसे किसी याद में फंसी हुई थी। उसके होंठ हिल रहे थे, नजरें भी फोकस नहीं कर पा रही थीं। लियोन ने उसे बाहों में थामा और सुना, वो क्या बुदबुदा रही थी। रिडल फैमिली बहुत गंदी है, सब बुरे लोग हैं। मॉम, बच्ची के बेजान चेहरे को देखकर लियोन को अभी अभी मिली खबर याद आ गई। सलीना क्राइस्ट से मिलने गई थी और बाद में एंडरसन फैमिली का कोई उसे वापस लाया था। लियोन की आंखों में ठंडक चमकी। रिडल फैमिली की हर बेटी इतनी तकलीफों में क्यों जी रही है, और डैफ्नी, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? जब सलीना गहरी नींद में थी, उसी वक्त रिडल फैमिली पूरी तरह अफरा तफरी में डूबी हुई थी। पेनेलोपी जेल में थी, केटलिन और एक दोनों घायल और बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़े थे। यहाँ तक कि डैफ्नी का सबसे प्यारा ग्रैंडसन भी नुकसान झेल चुका था। डैफ्नी को न सिर्फ सलीना की बेरुखी से नफरत हो रही थी, बल्कि उसके दिल के अंदर कहीं गहरी ठंडक भी उतर रही थी। खासकर उस रात, रिडल कॉर्पोरेशन की हालत सुधरने के बजाय और भी बदतर हो गई। बिस्तर पर लेटी, नींद से जूझती डैफ्नी को तब सीने में चुभन सी महसूस हुई। जब हंटर ने बताया कि एक की हालत और बिगड़ गई है, वो लगभग बच ही नहीं पाया था। डैफ्नी तुरंत उठ बैठी। उसने एक के बाद एक कई लोगों को कॉल किया और सुबह होते होते वो खुद लोगों को लेकर उस छोटी विले की तरफ निकल पड़ी जहां सलीना रहती थी। ये खबर जैसे ही बाकी बड़े परिवारों तक पहुंची, सबके होश उड़ गए। जो अमीर घरों की पत्नियां और बेटियां तमाशा देखने की शौकीन थीं, उन्होंने झटपट मेकअप किया, गाड़ियां निकालीं और वहीं पहुंच गईं। आखिरकार, चाहे वो मशहूर और रुतबे वाली रिडल फैमिली हो या हमेशा सम्मानित टर्नर फैमिली, इनमें से कौन रोजमर्रा की जिंदगी में ऊंचे नहीं रहते। इन दोनों परिवारों को मजाक बनते देखने का मौका इतना रेयर था कि कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। जब लियोन को खबर मिली, वो हंसा, इतना कि गुस्सा तक आने लगा। वो उन्हें रोकने के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, हैटी अगली रूम में सो रही है। उसके कदम रुक गए। शायद दशकों से बहुत स्मूथ चलती आ रही डैफ्नी अब तक बेसिक सिचुएशन देख ही नहीं पाई थी। उसे सच में लगा कि वो उस जरा से ब्लड रिलेशन के सहारे सलीना को दबा सकती है। हकीकत देखने का वक्त आ गया था। लियोन मुड़ा और वापस चल दिया। उसका असिस्टेंट घबरा गया। यंग मास्टर, आप मिस सलीना के तरीके जानते हैं। आखिर में बदनामी और नुकसान तो ओल्ड लेडी को ही होगा। अगर डैफ्नी की बेइज्जती होती तो पूरी रिडल फैमिली की बेइज्जती होती। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो वो सच में सारे बड़े घरानों के लिए जोक बन जाएंगे। लियोन का चेहरा बर्फ सा ठंडा था। रिडल फैमिली को शर्मिंदगी की चीजों की कोई कमी है क्या? इस वक्त सलीना को उकसाना सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला था। असिस्टेंट चुप हो गया। सिर्फ एक बात ही काफी थी, एक रखेल के लिए रिडल फैमिली की असली बेटी को जुवेनाइल डिटेंशन भेज देना। इतना ही पूरे कैपिटल में उनका मजाक उड़ाने के लिए काफी था। अब उन्होंने ऐसा तमाशा खुद खड़ा कर दिया। डैफ्नी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी? उधर छोटी विला के बाहर अभी अभी उजाला हुआ था। ठंडी हवा में डैफ्नी खड़ी थी। उसके बूढ़े चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैनी ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, ओल्ड लेडी, हवा बहुत तेज है।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए वापस। डैफ्नी ने ठंडा सा स्नॉट किया। उसकी आंखों में तीखापन था। तो सेलिना चाहती है कि मैं खुद जाकर उससे माफ़ी मांगूं। ठीक है, मैं माफ़ी मांगूंगी, बस वो मेरी मैनर्स संभाल पाए। पास खड़ी तमाशबीन अमीर औरतें हंसते हुए आग में घी डालने लगी। मैडम, ऐसा मत कहिए। मिस टर्नर कुछ भी बोले, वो आपको ग्रैंडमदर ही बुलाएगी। कोई दादी अपनी पोती से माफ़ी मांगे, ये कैसे हो सकता है? मिसेस ही सही कह रही हैं। अगर मिस टर्नर ने सच में ऐसा किया तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी इस मामले में गलती तो मिस टर्नर की है। मैडम, आपने तो बस उसे थोड़ा डांटा था, लेकिन उसने जिद दिखाकर अपने ही सिबलिंग्स, आपको और रिडल कंपनी तक पर हमला कर दिया। वो बहुत रूथलेस है। ये बातें डैफ्नी के दिल के सबसे दर्दनाक हिस्से पर लगी। वो विला के काले लोहे के गेट को घूरती रही। उसकी आंखों में काली परछाइयां उभर आईं। लगभग सभी को यकीन था, अगर डैफ्नी खुद माफ़ी मांगने आए हैं तो सेलिना रेपुटेशन बचाने के लिए घबराई हुई और गुस्से में बाहर आ जाएगी। लेकिन ठंडी हवा में 10 मिनट बीत गए। गेट के अंदर से कोई हरकत नहीं। सुना नहीं क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने लोगों के साथ, इतने शोर के साथ, इस हाई एंड विला एरिया में, जहां सिक्योरिटी सिस्टम भी एडवांस है, अंदर वाले कैसे नहीं देख सकते? या फिर सेलिना डर गई है और जानबूझकर अनदेखा कर रही है? जितना सोचते गए उतना ही यही सच लगा। सब इंतजार करते रहे। घंटों बीत गए। सबके चेहरे ठंड से जमे हुए थे। तभी सुबह की रोशनी में एक सिल्वर रोल्स रॉयस गार्डन में दाखिल हुई। सब चौंक गए। का दूर खुला। पैट्रिक बाहर निकला। उसने ठंडी नज़र से डैफ्नी को देखा और बिना रुके गेट की तरफ बढ़ गया। घंटों से इंतजार कर रहे लोग सतर्क हो गए। उनकी नज़र में पैट्रिक जरूर सेलिना ने पैनिक में बुलाया है सपोर्ट के लिए। कौन अपनी रेप्यूटेशन की परवाह नहीं करता? पैट्रिक गेट के पास ही पहुंचा था कि वही भारी काला रॉट आयरन गेट, जो अब तक हिला भी नहीं था, अंदर से खुल गया। सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। मिस्टर टर्नर अभी तक जागी नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा। आप अंदर आकर गर्म चाय पीते हुए इंतजार कर सकते हैं। पैट्रिक ने सिर हिलाया। वो अंदर जाने ही वाला था कि डैफ्नी की गुस्से से कांपती आवाज गूंजी, सेलिना को बाहर बुलाओ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरा इतना भयानक कि देखा न जाए। सेलिना ने पेनेलोपी को जेल भिजवाया, एक को घायल किया, केटलिन को बर्बाद किया और रिडल फैमिली को तबाह कर दिया। और अब वो चाहती है कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, तो उसे बाहर क्यों नहीं आने देते? सबको दिखाओ, नवेया ने कैसी दिल रहित, जहरीली बेटी को जन्म दिया है। आखिर में उसकी आवाज़ भर्रा गई। पैट्रिक ने तिरस्कार से हंसते हुए डैफ्नी को देखा। डैफ्नी, आपको रिडल फैमिली की अडॉप्टेड बेटी, इलिजिटिमेट बेटी और बेटे की तो बहुत फिक्र है। क्या आपने कभी पूछा मिस रिडल कैसी है? डैफ्नी को कल का सीन याद आ गया, जब हैटी सेलिना के पीछे पीछे खड़ी थी। उसकी नफरत और गहरी हो गई। वो सेलिना के जादू में है। उसे अपनी ग्रैंडमदर याद ही कहाँ होगी? वो नालायक लड़की बाहर ही मर क्यों नहीं गई, सेलिना की तरह? पैट्रिक ने सिर घुमाया। मिस्टर रिडल को डैफ्नी की ये बात वर्ड टू वर्ड बता दो। असिस्टेंट ने लियोन को कॉल किया और एक एक शब्द दोहरा दिया। काफी देर तक साइलेंस रहा। फिर फोन से लियोन की बर्फीली आवाज आई। स्पीकर ऑन था। सबने वो आवाज सुनी, ऐसी आवाज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ग्रैंडमा, शायद आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आगे चलकर तुम्हारे पास सिर्फ ग्रैंडडॉटर नहीं रहेगी, बल्कि तुम कभी भी किसी की ग्रैंडमदर नहीं बन पाओगी। लियोन की बात डैफ्नी समझ चुकी थी। उसके चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बस उसे एक थप्पड़ मारा था, वो कैसे? पैट्रिक की आंखों में साफ तंज झलक रहा था। शायद डैफ्नी की याददाश्त कमजोर है, इसलिए उसे याद नहीं कि उसने पहले भी ऐसे ही हालात में मिस रिडल को मारा था। पिछली बार जब उसने हैटी को मारा था, डैफ्नी का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। वो हैटी की हालत पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक लियोन फ़ोन काट चुका था। पैट्रिक की आवाज़ में ठंडा व्यंग्य था। जब उसकी इलेजिटिमेट ग्रैंडडॉटर की टांग टूटी थी, तब डैफ्नी गुस्से में खुद जाकर उससे मिलने गई थी।
अपनी असली ग्रैंडडॉटर से उसे इतनी नफरत थी कि उसे निगल जाना चाहती थी। और जब उसकी बायोलॉजिकल ग्रैंडडॉटर बीमारी से मर रही थी, तब उसने हालचाल तक नहीं पूछा, उल्टा दुआ की कि जल्दी मर जाए। रिडल फैमिली की जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती शायद तुम जैसी मिस्ट्रेस का होना है। डैफ्नी का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। ये गुस्से की वजह से था या शर्म की, वो खुद नहीं जान पाए। चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कोई अपनी ही ग्रैंडडॉटर के साथ इतना ठंडा और बायस्ड कैसे हो सकता है? क्या डैफ्नी पागल है? ना उसे अपनी असली ग्रैंडडॉटर की परवाह है, ना इलेजिटिमेट की। उसका दिल तो बस फॉस्टर डॉटर और इलेजिटिमेट बच्चों के लिए धड़कता है। उसने रिडल फैमिली की हर बेटी को बर्बाद कर दिया, चाहे लेजिटिमेट हो या नहीं। ये तो सीधे सीधे विकेड है। अपनी फॉस्टर डॉटर के लिए उसने अपनी बायोलॉजिकल बेटी के साथ जो किया, उसके सामने आज ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ ये बायस तो कुछ भी नहीं। नव्या ने जो सहा, वो सोचो। मैनी ने और भी सिर झुका लिया, डैफ्नी का हाथ पकड़े हुए, जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। आवाज़ें कानों में चुभती रहीं और डैफ्नी का दिमाग सुन्न होता चला गया। वो तो बस चाहती थी कि रिडल फैमिली के वारिस ठीक रहें, फिर वो उनकी परवाह कैसे नहीं कर सकती। पैट्रिक ने सिर्फ लैवेंडर की टूटी टांग का जिक्र किया। पेनेलोपी की जेल, एक का हार्ट अटैक, उसकी मौत के करीब की हालत, इनका जिक्र क्यों नहीं किया? वो सेलिना को बचाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, शायद ये सेलिना की ही चाल थी। अपनी साजिश को साफ दिखाने के लिए पैट्रिक से ये सब कहलवाया गया था। हैटी को तो बस मेंटल इलनेस थी। उसने गलती से उसे एक थप्पड़ मारा था। इससे कोई इतना बीमार कैसे हो सकता है? उसने कभी नहीं सुना कि मेंटल इलनेस से कोई मर जाए। अचानक डैफ्नी को लगा कि वो सब समझ गई है। सेलिना और हैटी ने उसे धोखा दिया था, ये सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो चीख पड़ी, सेलिना ने ये सब बस इसलिए किया कि मैं आकर उससे माफ़ी मांगूं, है ना? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगूंगी, बस अगर वो इसे झेल सके। पैट्रिक को उसी पल समझ आ गया कि डैफ्नी अब बिल्कुल होपलेस हो चुकी है। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने पड़ी। सेलिना बगीचे की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पैट्रिक हल्का सा चौंका। सुबह की साफ रोशनी में दरवाजे से आती हुई लड़की ने सफ़ेद विंडब्रेकर पहना था। काले लंबे बाल बिना किसी सजावट की पीठ पर बिखरे थे। लग रहा था जैसे अभी अभी नींद से उठी हो। उसका दुबला शरीर थोड़ा कमज़ोर दिखता था, लेकिन हर कदम में एक अजीब सी ताक थी। मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए। सेलिना सुस्ती सी चाल में गेट तक आए और हल्की नज़र से भीड़ को नीचे देखते हुए रुक गई। उसकी नज़र डैफ्नी पर पड़ी, जो जड़ हो चुकी थी। सेलिना ने नींद से उठी सी ठंडी आवाज़ में पूछा, अभी तुम हैटी के बारे में क्या कह रही थी? उसकी आवाज़ में स्वाभाविक ठंडक थी, जैसे वो हमेशा लोगों से ऊपर खड़े होकर बात करने की आदी हो। डैफ्नी सन्न रह गई। अभी तक जो हौसला और गुस्सा था, सेलिना को देखते ही कहीं गायब हो गया। उसका हाथ थामे मैनी ने चुपचाप अपनी उंगलियां भींच लीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जो लोग थोड़ी देर पहले सेलिना का मजाक उड़ाने को तैयार थे, वो भी अब किसी वजह से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पैट्रिक ने देखा कि सेलिना का रंग ठीक नहीं है। वो पास आया। क्या हुआ? सेलिना ने हाथ उठाकर अपनी कनपट्टियां रगड़ीं। कुछ नहीं। फिर जैसे कुछ याद आया, उसने कहा, मैं क्रीफिया जा रही हूँ। 2 दिन में लौट आऊंगी। पैट्रिक ने तुरंत उसके मूड को भांप लिया। कैपिटल में वैसे भी ज्यादा काम नहीं है। चाहो तो क्रीफिया में कुछ दिन और रुक सकती हो। सेलिना ने हल्के से सिर हिलाया, मुड़ी और जाने लगी। तभी डैफ्नी, जो अब तक दब गई थी, सेलिना की बेरुखी देखकर फिर फट पड़ी। सेलिना, रुको। तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, है ना? मैं अभी माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़, पेनेलोपी और एक को छोड़ दो, रिडल फैमिली को छोड़ दो। इतना कहकर डैफ्नी ने सबके सामने सेलिना के सामने गहरी झुककर सलाम किया। पूरा माहौल सन्न रह गया। सबके सामने डैफ्नी ने सेलिना को झुककर माफ़ी मांगी थी। अगर ये बात फैल गई, तो सेलिना पूरे कैपिटल की लाफिंग स्टॉक बन जाएगी। सबकी नज़रें सेलिना पर टिक गईं। अगर कोई और होता, तो तुरंत पीछे हट जाता। लेकिन सेलिना वहीं खड़ी रही और उसने डैफ्नी की माफ़ी स्वीकार की। लोग दंग थे, डैफ्नी की हरकत से नहीं, सेलिना के रिएक्शन से। पहले वो उसका मजाक उड़ाते, लेकिन इस बार जाने क्यों, उनके दिल में अजीब सी इज्जत पैदा हो गई थी।
डैफ्नी को उम्मीद थी कि सेलिना घबरा जाएगी, गुस्सा करेगी और तुरंत रिडल फैमिली के तीनों बच्चों को छोड़ देगी। लेकिन सेलिना ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शांत खड़ी रही, चेहरे पर न डर न गुस्सा। उसकी काली आंखें रात के अनंत आसमान की तरह गहरी और चमकदार थीं। तभी डैफ्नी को एहसास हुआ, सेलिना सच में रूथलेस थी। ये सिर्फ गुस्सा या धमकी नहीं थी, उसकी ग्रैंडडॉटर सच में उसकी मौत चाहती थी। डैफ्नी कांप उठी। सेलिना ने केटलिन, एक और पेनेलोपी पर वार किया, तो उस पर क्यों नहीं करेगी? सेलिना ने डैफ्नी की आंखों में डर देख लिया और हल्के से हंस दी। उसे शायद समझ आ गया था कि डैफ्नी क्या सोच रही है। उस पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मुझे भी लाफिंग स्टॉक बनना पसंद नहीं है, खासतौर पर किसी इडियट की वजह से। सेलिना की नज़र तेजी से मैनी पर गई, जो डैफ्नी के पास खड़ा था। फिर वो बगीचे की ओर चल दी। पैट्रिक ने भौहें सिकुड़ी और उसके पीछे चल पड़ा। बाकी लोग वहीं खड़े उस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते रह गए। उन्होंने डैफ्नी के हारे हुए चेहरे को देखा, एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वहां सिर्फ डैफ्नी और मैनी रह गए। मैनी उसका हाथ थामे खड़ा था। डैफ्नी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आज यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आई थी, सेलिना से पेनेलोपी को रिहा करवाने और रिडल फैमिली पर हो रहे हमलों को रुकवाने के लिए। भले ही सेलिना ने इशारों में कह दिया था कि रिडल फैमिली का संकट सुलझ चुका है, लेकिन उसने फिर भी पेनेलोपी को छोड़ने से इनकार कर दिया। डैफ्नी मन ही मन तिलमिला रही थी, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो मुड़ी और कार में बैठने लगी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले लियोन ने उसका कॉल काट दिया था। उसके दिल में अचानक बेचैनी दौड़ गई। अभी घर मत चलो, उसने कहा, पहले हैटी को देख लेते हैं। मैनी ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अभी अभी अस्पताल से एक और पेनेलोपी को लेकर कॉल आया था, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। डैफ्नी और घबरा गई। तो फिर अस्पताल चलते हैं, ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन मैडम, मिस, डैफ्नी ने उसे बीच में ही टोक दिया। लियोन वहां है, उसकी मौजूदगी में क्या हो सकता है? अभी अस्पताल चलो। ड्राइवर अनिच्छा के बावजूद कुछ नहीं कह सका। एक नौकर होने के नाते उसे आदेश मानना ही पड़ा। कार में बैठने से पहले मैनी ने पलटकर उस काले लोहे के गेट को देखा, जो अब भी कसकर बंद था। उसे सेलिना की कही एक बात याद आई और उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। हॉल में नाश्ता खत्म करने के बाद सेलिना लेया को साथ लेकर निकल गई। उसके जाते ही पैट्रिक की ठंडी नज़रें ऑस्वाल्डो पर टिक गईं। सेलिना कभी भी बिना वजह इमोशनल नहीं होती थी। अतीत में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था, एक तब जब इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में उसे पता चला था कि कैलम जिंदा है, और दूसरी बार जब उसे जहर दिया गया था। और इस बार डैफ्नी के लिए सेलिना की नफरत सोचते ही पैट्रिक के दिल में एक बेहद बुरा एहसास जाग उठा। ऑस्वाल्डो तब तक सेलिना की पीठ को देखता रहा, जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने पैट्रिक की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, लियोन से कहो, रिडल फैमिली के एल्डर्स और रिडल फैमिली के बीच किसी एक को चुने। पैट्रिक की आंखें हैरानी से फैल गईं। लेया सेलिना को शहर के बाहरी इलाके में स्थित रोज मैनर ले गई। सेलिना कार से उतरी, आसपास देखने तक की जहमत नहीं उठाई और सीधे एस्टेट के अंदर चली गई। सर्दियों का मौसम था, फिर भी चारों तरफ खिले हुए गुलाब थे। हवा में उनकी खुशबू फैली हुई थी। लाल गुलाबों को देखते हुए सेलिना को टर्नर फैमिली मैंशन का वो रोज गार्डन याद आ गया, जहां कैलम ने 20 सालों तक नवेया के लिए गुलाब लगाए थे और जो आखिरकार किसी और औरत की जिंदगी भर की पीड़ा बन गया। रोज गार्डन के आखिरी सिरे पर मिलाना नंगे पांव एक रतन की कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में एक गहरा लाल गुलाब था, जिससे वो खेल रही थी। सामने टेबल पर कई खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। सेलिना उसके पास जाकर 1 मीटर की दूरी पर रुकी और शालीनता से बोली, मिस पूल, मैं वो चीज़ लेने आई हूँ जो मेरे पिता ने आपके पास छोड़ी थी। मिलाना ने सिर उठाया, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुमने अभी तक न उसका बदला लिया है, न टर्नर फैमिली का। सेलिना हल्की से मुस्कुराई, मैं एक एक का बदला लूंगी। मिलाना ने दांत भींच लिए, सेलिना को घूरते हुए अपने हाथ में गुलाब की पंखुड़ियां मसल दी। वायरस डेटा ही कैलम की दी हुई आखिरी चीज थी, और वही उसकी 20 साल की प्रतीक्षा का सहारा भी। उसे पता था, जब तक वो इसे छोड़ेगी नहीं, सेलिना उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी।
सलीना आगे बढ़ी, मिलाना के गुलाब के रस से सने हाथ को थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोली, मिस पूल, आपने सुना होगा मेरे पिता अभी जिंदा हैं, है ना? मिलाना की आंखें तुरंत भर आईं, होंठ कांपने लगे। वो, सलीना ने नरमी से कहा, एक जिंदा इंसान के बदले एक बेजान चीज देना, क्या ये सौदा बुरा है? मिलाना की आवाज भर्रा गई। क्या वो सच में टर्नर फैमिली की सबसे अहम चीज को इतने सालों तक सुरक्षित रखने के इनाम के तौर पर? सलीना ने उसका कांपता हाथ महसूस करते हुए और भी मुलायम लहजे में कहा, मैं वादा करती हूँ तुम बहुत जल्द एक जिंदा कैलम को देखोगी। मिलाना खुद को रोक नहीं पाई, आंसू टूटकर बह निकले। वो इस कदर रोई कि संभालना मुश्किल हो गया। सलीना उस औरत को देखती रही। पहली बार वो उसे उन अफवाहों वाली खूबसूरत और मासूम केटी से जोड़ पाए। क्या किसी से प्यार करना इंसान को इतना बदल सकता है? सलीना की आंखों में हल्की सी उलझन झलक गई। कुछ देर बाद मिलाना ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और तीखी नजर से सलीना को देखा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सलीना की नजर अडिग थी। मैं जो भी वादा करती हूँ उसे कभी नहीं तोड़ती। मिलाना ने ठंडी हंसी हंसी, फिर उठी नहीं। उसने सिर झुकाकर अपने गले से एक हार उतारा। पेंडेंट उसकी छाती पर आ टिका। कांपती उंगलियों से उसने वो हार सलीना की हथेली पर रख दिया। ये कैलम की मेहनत है, उसे कभी निराश मत करना। सलीना ने उस गरम हार को कसकर पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। जैसे डर हो कि कहीं वो मन न बदल ले, मिलाना ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। बस जाओ। सलीना मुड़ी और बाहर की ओर चल पड़ी। आधे रास्ते में वो अचानक रुकी, पीछे देखे बिना पूछा, मिस केटी, कियारा कैसी इंसान है? कहते हैं एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी राइवल होती है। तो क्या कियारा भी केटी की राइवल मानी जा सकती थी? और सलीना की भी? मिलाना पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर घिन आ गई। एक डिस्गस्टिंग पागल औरत। सलीना ने सिर हिलाकर इशारा किया कि उसने सुन लिया। वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से मिलाना की आवाज आई, केयरफुल रहना। सलीना ने हल्के से पूछा, क्यों? मिलाना ने ठंडे अंदाज में कहा, डेक्स्टर बेहद सेल्फिश है। पूल फैमिली के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्राइस्ट उसका चुना हुआ वारिस है, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए खुलेआम उसके खिलाफ जा रहा है और पूल फैमिली के फायदे को नुकसान पहुंचा रहा है। डेक्स्टर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सलीना ने उसे धन्यवाद दिया और एस्टेट के गेट से बाहर निकल गई। कार में बैठने से पहले उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। शायद इतने सालों की उम्मीद अचानक टूट जाने की वजह से। मिलाना घुटनों को सीने से लगाए चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। इतनी दूरी से भी उसकी खालीपन और टूटन महसूस की जा सकती थी। अगर कैलम को पता चलता कि किसी औरत ने उसे इतने सालों तक इस तरह चाहा है, तो वो क्या करता? सलीना ने अपने हाथ में हार को कसकर पकड़ा और कार में बैठ गई। सलीना को कैपिटल यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी ले गई। वहां सलीना ने मिलाना से मिला वो हार जूलियन को बेहद गंभीर लहजे में सौंपते हुए कहा, अब ये सब तुम्हारे हवाले है।